सही है। अब हमें कम एक्सेस मिले, कम एक्सेस से हमें क्या नुकसान, चीजें नहीं मिली। हमने बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ करके डॉकर इंस्टॉल करवा लिया। हमने कहा हमें काम ही डॉकर पे करना है, डॉकर इंस्टॉल नहीं हुआ तो काम कैसे, ये बात तो मान गया। डॉकर इंस्टॉल हुआ, डॉकर पे हमने कंटेनर क्रिएट करा, कंटेनर से हम उनके कर्नल तक पहुंचे में लिनक्स के। हम बोला और करो एक्सेस बाय डिफॉल्ट मिल गया ना सब कुछ। हम भाई उनकी टर्मिनल पे रहते हुए हमारा एक्सेस नहीं है, लेकिन उनके टर्मिनल पे जैसे हम कंटेनर क्रिएट करते हैं वो तो वर्चुअलाइजेशन है। अब वो कंटेनर के अंदर जो कर्नल है उसके अंदर का तो एक्सेस मेरे पास है ना, वो कर्नल भी कंटेनर का थोड़ी है, कंटेनर तो उनके पास वो ऑफिशियल वीएम का। तो वीएम के ऊपर कंटेनर चलता है, वो ओएस शेयर कर रहा होता है। हाँ ना, तो उसका मतलब जो कंटेनर का कर्नल है, हम डॉकर बनाते हैं तो हम उसको अपना ओएस की कमांड दे रहे होते हैं। हाँ ना, तो कर्नल का जो कंटेनर है, जो कंटेनर का कर्नल है वो तो ऑफिशियल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है। तो उसका मतलब मैं कंटेनर के अंदर क्या, मैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में घूम रहा हूँ। तो फिर हम कंटेनर को कमांड क्यों देते हैं? उसके लिए तो सिक्योरिटीज बनाई गई। हम देते हैं ना उसमें कि ubuntu करो एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, वो करता है, वो पूरी फुल फ्लेज नहीं होती, वो सिर्फ ऊपर लेयर होती है। मैं बताऊँ कमांड का मतलब आप क्या समझते हो? कमांड का मतलब ये नहीं है कि वो काम कर रहा है। कमांड का मतलब है कि आपके पास कुछ स्क्रिप्ट्स है, एग्जीक्यूशंस है। तो ये मैं एलएस की कमांड लिख रहा हूँ, एलएस के पीछे कोड लिखा हूँ, वो कोड रन हो रहा है। और वो कोड रन होकर क्या करवा रहा है, कर्नल से वो रिक्वेस्ट कर रहा है हार्डवेयर से मुझे लाके दो, या उसके बाद वो लाके दे रहा है। तो कमांड में अपनी भी लिख सकता हूँ, जो आप लिनक्स की कमांड लिखते हो ना, वो मैं अपनी 10 कमांड्स बना सकता हूँ। मुझे सिर्फ उसके सिग्नल्स पता होने चाहिए, इस कमांड से कौन सा सिग्नल कॉल करना है। सिग्नल में ये बोलूँगा यार सिग्नल कॉल होगा, ये कॉल होगा, ये कॉल होगा, लगा लो दुनिया की सिक्योरिटी, मुझे सिग्नल्स पता है, मैं हैक कर लूँगा। मतलब आप पहुँच नहीं सकते, सिग्नल्स है ना मेरे पास, तो मैं सिग्नल चेंज कर लूँगा। मैं देखूँगा आपने सिक्योरिटी लगाई भी, अपनी इन चीज़ों को लॉक कर रहे हो, मैं नई सिग्नल्स की नई कमांड्स बनाऊँगा, मैं अपने चला लूँगा। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, इसकी आसानी बता देता हूँ। इसके आसानी है, जब हम कंटेनर अब आप करते हैं, आपने देखा होगा मैंने जो आपको डॉकर फाइल बना के दी थी, मैंने उसमें लिनक्स का यूजर भी बनाया था, देखा था? तो लिनक्स का यूजर क्यों बनाया था? ये सिक्योरिटी इसी तरीके से हैंडल होती है। फिर जब आप डॉकर किसी को कंटेनर बनाया ना, रूट यूजर से नहीं बनाया, अभी हम लोग रूट यूजर से बनाते हैं अभी तक। लेकिन जब आप मेरी डॉकर फाइल देखेंगे उसमें मैंने एक यूजर बनाया था, वो इसलिए बनाया था ताकि जो कंटेनर बने उसका भी एक यूजर हो और वो जाके रूट से बात नहीं करता। तो उन्होंने जो आपको कंटेनर दिया, नहीं उन्होंने कंटेनर छोड़ दिया, उन्होंने डॉकर दिया। कंटेनर तो मैं बना रहा हूँ ना, उन्होंने रूट दे दिया। नहीं उन्होंने सिर्फ डॉकर देना है, कंटेनर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं कंटेनर से जाके उनके सिस्टम में घूम सकता हूँ। अब तरीकेकार क्या है, इसको बचाते कैसे? अब तो गूगल की वर्चुअल मशीन कंटेनर क्रिएट करिए, कंटेनर मैं क्रिएट नहीं कर रहा, ये क्रिएट करके दे रही है गूगल का सिस्टम, गूगल की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखी हुई पाइथन में, वो करके दे रही है, ठीक है। अब उन्होंने जो मुझे कंटेनर बना के दिया, उन्होंने मुझे रूट कंटेनर बना के नहीं दिया, उन्होंने मुझे जो कंटेनर बना के दिया उन्होंने यूजर बाउंड करा हुआ, वो इतने बेवकूफ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से मैं कोई लिनक्स की कमांड चलाऊँ, मैं चला भी लेता हूँ, सही, सपोज करें मैंने यहाँ से लिनक्स की कमांड चलाई pwd, ठीक है। अब लिनक्स की कमांड है ना pwd, ये देखें मैं रन कर रहा हूँ। अब ये बता रहा है कि आपके अपने होम के कंटेंट में मौजूद हो, ये मुझे इसके पीछे की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली, हां सही है। तो इसका मतलब लिनक्स की कमांड का एक्सेस मेरे पास है, लेकिन मैं उनको हैक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेसिफिक यूजर से बाउंड करा हुआ, और यूजर के पास प्रिविलेजेस नहीं है कि मैं बाकी काम कर सकूं। ट्राई करा है, सही है, वो तो मैं करता रहता हूँ फ्री टाइम में। अच्छा सही है, तो यूजर के पास प्रिविलेजेस नहीं है जो वो बाकी काम कर सके, तो ये सिक्योरिटी हैंडल हुई है कि कंटेनर को यूजर के साथ क्रिएट कर दूं। लेकिन अगर डॉकर ही मेरे पास हो और मैं खुद कंटेनर बना सकता हूँ, फिर तो मैं कर सकता हूँ, फिर तो मैं जा सकता हूँ, मैं तो कोई सा भी कंटेनर बना दूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जगह, वापस आ जाता है बैक टू द टॉपिक। एफएमएलएल स्टोरेज पे बात कर रहे थे, तो कंटेनर के बाद जो स्टोरेज है वो उसकी अपनी नहीं है, एफएमएलएल है, मतलब उसने किसी से ली हुई और टेम्परेरी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आता है पर्सिस्टेंट स्टोरेज से। पर्सिस्टेंट स्टोरेज क्या होती है कि आप स्टोरेज को परसिस्ट कर लो, जहाँ पर आपका डेटा है वो रहेगा, जब तक आप उसको कोई पॉलिसी नहीं लगाते कि ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, रिटेंशन पॉलिसी है 7 दिन की, रिटेंशन मतलब 7 दिन तक रहेगा, उसके बाद चले जाएगा, या कोई भी एक्सपायर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करते जब तक वो डेटा परसिस्ट हो, ठीक है। अब परसिस्टेंसी लाने के लिए इन्होंने यहाँ पर हमें माउंटिंग का ऊपर वो दिया है। ये माउंटिंग वाला बटन दबाने से पहले की सारी बातें बताना पड़ेंगी, ठीक है। ऊपर इन्होंने एक माउंट का बटन दिया है, माउंट ड्राइव का। जब मैं इस माउंट ड्राइव के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें क्या करता है। ये मुझे कहता है कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव से कनेक्ट मैंने करा, अब थोड़ी देर में देखें गूगल ड्राइव की डायरेक्टरी यहाँ आ गई। आगे ड्राइव, इस ड्राइव में मैं जाता हूँ, मेरे ड्राइव में जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगी। माई ड्राइव,
माई ड्राइव पे मेरे जो जो डेटा है वो सब मिल जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको कोई इनपुट फाइल देता हूँ या इससे कोई आउटपुट जनरेट कराता हूँ तो दोनों की फाइल या फोल्डर या इन केस में कोई लाइब्रेरी या कोई डिपेंडेंसी डाउनलोड कराता हूँ वो सब मुझे गूगल ड्राइव में रखनी चाहिए और फिर उसकी लोकेशन कॉपी करके यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। उससे सेशन बंद हो खुले मेरा नुकसान नहीं क्योंकि मेरी स्टोरेज जहाँ रखी हुई है वो गूगल ड्राइव है और गूगल ड्राइव में परसिस्टेंट स्टोरेज है, वो डिलीट नहीं होगी जब तक मैं खुद नहीं करूँगा। समझ गया? तो यहाँ पर मैंने गूगल ड्राइव कर ली। अब गूगल ड्राइव में सपोज करते हैं मेरे पास कोई इमेज होगी, मैं देख लेता हूँ इमेज यहाँ पर मौजूद होगी या अमीन आलम के नाम से कुछ फोल्डर है इसमें कुछ होगा, इसमें मेरी एक इमेज रखी हुई है। अब देखिए मैं इस इमेज पे मैं आया, 3 डॉट्स पे क्लिक करा, यहाँ पे कॉपी पाथ का ऑप्शन है, कॉपी पाथ करा। अब मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रॉप कराई भी है, इसको मैं इस क्रॉप की जगह मैं अपनी इमेज दे देता हूँ URL की जगह, ठीक है। और क्रॉप इमेज के साथ साथ मैं इसको और क्या दे देता हूँ, साइज इसका कम कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, 400 ज़्यादा ही हो जाएगा, 50 कर देता हूँ, इसको भी 40 कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अच्छा आपने जो है ना वो भी पैकेजेस का दिखाना है कि इसमें कौन कौन अच्छा वो इंटरनेट से लेकर आ रहा है ना, मैं इसको बोल देता हूँ। एरर क्या है? वो असल में मैं इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ, नया प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, नीचे आना चाहिए, चलो इसमें डाल दें, इंटरनेट पे गए, ठीक है। सही शेयर और डिस्प्ले किस तरह से करना है। अब की दफ़ा इसने वो लगा दिया कि मैं इसको कहा है। हाँ आ रही है। ये इससे शो के मेथड से शो होता है। ये एक काम करते हैं, सही है। देख रहे इसने मेरी रियल इमेज दिखाऊं मैं, ये ऐसी नहीं थी, ये बिल्कुल चेंज थी, बिल्कुल चेंज थी मतलब कलर थी, कलर थी ना, ग्रे स्केल कर दिया उसने। हाँ सही दिखा देता हूँ ये नहीं, हमें यकीन है। ये आ गया। लेकिन रियल इमेज कलर थी, लेकिन इसने क्या करा, ग्रे स्केल कर दिया और ये ग्रे स्केल का पूरा मॉडल मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट से लिखवाया है और प्रॉम्प्ट से लिखवाने के बाद इसने सारा काम कर दिया, शो भी कर दिया, जो भी मैंने इसको चीज़ें बोली वो सब कर दी। तो एक तरह से टास्क भी अचीव हो गया और जो हमने इमेज यूज करी है वो कहाँ पर रखी हुई है, परसिस्टेंट, वो परसिस्टेंट पे रखी हुई है। और परसिस्टेंट पे रखने की वजह से मुझे क्या फायदा हुआ कि इन केस ये इमेज में यहाँ से अपलोड करते हैं, यहाँ पे अपलोड का बटन है, यहाँ से अगर मैं अपलोड करता तो ये टेम्परेरी अपलोड होती है। अब मेरे पास परसिस्टेंट में इस प्रोग्राम को कभी भी चलाऊँ, कैसे भी चलाऊँ, मेरी इमेज जो है वो गूगल ड्राइव से अपलोड करा दी, तो मेरे पास परसिस्टेंसी आ गई स्टोरेज के अंदर और यहाँ पर मैं उसको इजीली इस्तेमाल कर रहा हूँ परसिस्टेंट स्टोरेज को। तो यहाँ से आप उसको माउंट कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से उसको आप हिडन फाइल ऑन एंड ऑफ करते हैं। माउंटिंग की डेफिनेशन मालूम है सबको? किसी को अगर नहीं पता माउंटिंग के पीछे कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट होता है, आपको नहीं पता और सबको मालूम है? जिनको मालूम है वही हैंड रेस करके बता दें ताकि मेरे पास करेक्ट डेटा आ जाए। मालूम है 6 लोगों ने हैंड रेस करा है, नहीं मालूम ने एक ने करा है, बाकी अच्छा छोटा वाले हैंड रेस हुआ ठीक है। माउंटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका डेटा किसी और ड्राइव में मौजूद है और आप उसको माउंट करके किसी और सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हमारी USB होती है, इवन हमारी हार्ड ड्राइव हो, एक्सटर्नल ड्राइव हो, USB से हम अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो उसकी स्टोरेज हमारे सिस्टम के जो भी स्टोरेज पॉइंट होता है उसमें माउंट हो जाती है। जब माउंट हो जाती है तो वो डेटा आपके सिस्टम में शो हो जाता है, ठीक है, माउंटिंग होती है। तो इस तरीके से हमारी गूगल ड्राइव जैसी माउंटिंग देखें, यहाँ पर ड्राइव शो होगी। अब इस ड्राइव को मैं यहाँ से इसका जो भी डिटेल्स है वो लेके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो परसिस्टेंट स्टोरेज देख ली हमने, एफएमएल देख ली। इसमें हम नॉन गूगल स्टोरेज माउंट कर सकते हैं, नॉन गूगल स्टोरेज माउंट कर सकते हैं इस पे?
उन्होंने कोई तरीका नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ गूगल ड्राइव को माउंट करने का तरीका दिया। अच्छा पैकेजेस बता दें ये कौन से इंस्टॉल है 500? हाँ, उसके लिए मैं पूरी कमांड्स की लिस्ट दे रहा हूँ आपको, ये कमांड हमारे काफ़ी काम आएंगी। ये देखो, पहली ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है, ऐड करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज देख लो, ये भी देखते हैं साथ साथ। ये कौन सी उसमें है कौन सी? अच्छा, ये स्टेप कौन सा है हमारे पास? पहले आप आएंगे लर्न अप्लाई जेनेरेटिव एआई फंडामेंटल्स, फिर आप जाएंगे स्टेप नंबर 20 प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन, फिर आप जाएंगे स्टेप नंबर 0 प्रोटोटाइपिंग में, देन स्टेप नंबर 01 कोलैब्स गूगल कोलैब्स। तो इसमें मतलब पहले 20 0 फिर 1। प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन वाले के अंदर है। हाँ, उसमें स्टेप नंबर 1 है गूगल कोलैब्स का, फिर उसके अंदर भी टर्मिनल के नाम से रीडमी फाइल है, रीड उसके नाम से नहीं है, रीडमी के नाम से नहीं, टर्मिनल के नाम से एमडी फाइल है। तो उस पर पहली कमांड है लिनक्स की केट etc os रिलीज। आप देखें इसमें लिनक्स की कमांड आप चला सकते हैं। शुरू में आपने एक्सक्लेमेशन का साइन पास करना होता है ताकि इसको पता रहे कि कमांड मुझे एग्जीक्यूट करनी है, कोड नहीं है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये कमांड यहाँ से ले लिया मैंने, इसको रन कर लिया। इसने बता दिया यू वांट टू 2204 LTS यूज कर रहा है, सारी डिटेल्स इसने बता दी हैं, और जो डेटा आप इससे लेना चाह रहे थे वो आपको मिल गया। और कमांड देखते हैं, ls यहाँ पे चल सकती है, ls माइनस है cd cp mb rm rm माइनस rm के dir df lsb रिलीज ls cpu। एक बड़ी जबरदस्त कमांड है nvidia smi की, ये चला के देखते हैं। ये जीपीयू को चेक करके बताएगी जो अभी फिलहाल नहीं है हमारे पास। शुरू में एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना जरूरी है। NVIDIA SMI कमांड नॉट फाउंड, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। मैं रन टाइम चेंज करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। रन टाइम पे गया, मैं चेंज रन टाइम पे गया, जीपीयू पे क्लिक करा, ओके करा, ठीक है। रन टाइम पे गए, चेंज रन टाइम पे गए, जीपीयू पे गए, तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करा T4 GPU। रन टाइम का ऑप्शन ऊपर ही आ जाता है मेन्यू में, और डायरेक्ट आपको ये चेंज रन टाइम का ऑप्शन फिर लास्ट होता है। फिर आपको यहाँ से आप जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं जो अवेलेबल है। इनकेस आपको पाइथन से आर पे जाना तो यहाँ से वो भी चेंज हो सकता है। तो मैंने T4 GPU सिलेक्ट करा है, उसके बाद सेव का बटन है, यहाँ से सेव हुआ है, इसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अब कनेक्टिंग पर है, ये थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्टिंग अभी भी कनेक्टिंग हो गया। लेकिन सर माउंट दोबारा कर रहा है, माउंटिंग मतलब इसके पास मेमोरी में सेव है कि मुझे माउंट करना है, बार बार माउंट करने की जरूरत नहीं, एक बार कर दिया तो उसको याद रहेगा, वो भूलेगा नहीं। तो माउंटिंग की डिटेल्स कहीं फाइल में रखा होगा ताकि उसको याद रहे। तो ये माउंट भी इसने कर दिया, लेकिन डिस्क सारी 79 मेरे पास अवेलेबल स्टोरेज है, 79 GB। ये गूगल ड्राइव की है, और साथ साथ में ये भी माउंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हॉवर भी करता हूँ तो यहाँ से भी मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास अभी करंटली कितने स्पेक हैं। पाइथन 3, गूगल कंप्यूट इंजन, बैकएंड, जीपीयू, डिस्क आ रही है, रैम आ रही है, सारी चीज़ आ रही है। अब इस कमांड को रन करते हैं, NVIDIA -SMI या -SMI को, ये मुझे जीपीयू की डिटेल्स जो शो कर दी इसमें। इसने बताया NVIDIA SMI 535 ये मेरे पास मौजूद है, ड्राइवर वर्जन 535 है, CUDA वर्जन 12.2 है। CUDA इसकी सीरीज है, इसका ड्राइवर है जिसमें आप डेवलपमेंट इसने प्रोवाइड करी है पूरी। यही रीज़न है चाइना आज तक जो है ना NVIDIA को टक्कर नहीं दे पा रहा, उसका CUDA ड्राइवर लिखा हुआ है। बना तो लिया उन्होंने हार्डवेयर, तो लेकिन वो वेट करते हैं ये कोई रिसर्च लाता है फिर वो बना। क्वालकॉम के साथ भी होता है, क्वालकॉम कोई भी जैसी कोई नई अपडेट लाता है फौरन चाइना उसका रिप्लेसमेंट बना देता है, लेकिन जब तक क्वालकॉम नहीं लाता तब तक चाइना कुछ नहीं करता। रिसर्च का काम हमारा नहीं है, वो जाने उनका काम जाने, जब बना लेंगे तो हम वो भी लेंगे। बहुत काम कर रहे हैं, उनके पास बनाने की मशीनरी नहीं है ना। वो नीदरलैंड से पाबंदी लगवाई हुई यूएस ने, क्या नाम है उसका, ASML से, ASML की मशीनरी नहीं आ रही है उनके पास। जब मशीनरी यही ना, तो चाइना को पता है रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है ना, टैलेंटेड लोग। वो ना तो स्वामी सीख के मुझे सिखा देना, तो चाइना ने वाला सेटअप करा हुआ, यूएस को बोला है जब कर लो तो बता देना, मैं कॉपी कर लूँगा, टेंशन नहीं लो, फुल मैं रेडी हूँ कॉपी कर लूँगा। क्वालकॉम बेचारा परेशान है, क्वालकॉम लेकर आता अपनी सीरीज, वो चाइना को भी
कौन सी कॉपी करी है उसने? नहीं है ऐसा भाई। नहीं भाई, कौन सी चिप का, एक चिप का नाम बताएं फोन में जो चाइना की हो, कॉपी हो। नहीं मुझे स्पेसिफिक नाम से याद नहीं रहता मैं, लेकिन मैं इसकी वो देख रहा होता, कम्युनिटी अपडेट्स देख रहा होता। तो कोलकम के किसी को रिसर्च आती है फौरन से वहाँ से ना अपडेट्स आने शुरू हो जाते हैं। वावी के थोड़े से अपने डिज़ाइन है, वो खुद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नहीं क्या चीज़ कह रही है? क्या चाइना? प्रोसेसर है वो चाइना। नहीं, ताइवान का है सर। मीडिया लेक्चर है वो ताइवान का चैनल। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एक आज़ाद मुल्क है जिसको वो अपना मानते हैं, वो खुद को नहीं मानता। 10 करोड़ का मुल्क चलो वो है। उनकी अपनी है, सब हमारी थोड़ी है वो। आगे आ जाते हैं। तो ये जीपीयू नेम आ गया, परसिस्टेंस एम, और फैन, इसका टेम्परेचर, इसकी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही है नीचे। टेस्ला T4 यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा टेस्ला T4। इसकी रैम भी आ रही है 15.360 15 MB। GB 15 GB। यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है 12 GB 67, और यहाँ पर उन्होंने दी हुई है 15.36 MB। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम बना, लेकिन मेरे पास 15 GB क्यों आ रही है? 16 GB .106 गीगाबाइट्स बन रहा है, मेगाबाइट्स का। मैंने मेबी बाइट्स है, मेबी बोलते हैं ना, मेगा नहीं मेबी बोलते हैं, ये लिखा हुआ मेबी बाइट्स। पढ़ा नहीं इनके बारे में। ठीक है, हम तो मेगा में ही चल रहे थे, ये नया वाला आज ही देखा है नहीं। अब क्या करें, उन्होंने MIB बनाया। मैं भी MIB को मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा हुआ देखा, इसके पीछे कभी सर्चिंग नहीं फर्क करी। क्या है 2 यूनिट्स में? नहीं पढ़ नहीं है, कुछ और वजह से यूज करते हैं। मेरे ख्याल से वर्चुअल जब होता है शायद MIB करके यूज करते हैं, लेकिन वो देख लेंगे। अब आपके पास जो प्रोसेसर होता है, CPU जो होता है, आपके पास जो कोर CPU होता है हार्डवेयर, वो एक हार्डवेयर के एक CPU से 2 V-कोर्स बनते हैं। अगर आप V-कोर पर, आप जो क्लाउड पर परचेजिंग करते हैं ना, V-कोर्स की करते हैं, हम कोर की नहीं करते। लेकिन जब आप हार्डवेयर अपने पास लगाओगे अपने घर पे, तो आप एक कोर खरीदोगे, उससे 2 V-कोर बनाओगे। तो ये फिर डिफरेंस है ना, ये बहुत सारे डिफरेंस है। ये मुझे ऐसे पता लगा था, क्लाइंट को मैंने साइजिंग दी थी और V-कोर्स में देनी थी मुझे। अब मुझे लगा कि V-कोर्स में देनी है, मैंने दे दी। अब क्लाइंट मीटिंग में आज ने कहा ये V-कोर है, मुझे परचेजिंग करनी है, तो मैं V-कोर के साथ वो लिख रहा था, उसने खरीदना क्या, प्रोक्योरमेंट क्या करनी है। मैंने लिखा मेरे ख्याल से 80 समथिंग V-कोर लिखे मैंने, भाई उसने परचेजिंग करते हुए प्रोक्योरमेंट की लिस्ट बना रहा था, उसने 80 कोर कर दिया। उसने बोला, इसने V-कोर बोला है, मैं परचेजिंग में, क्योंकि वहाँ पे लिस्ट में आ रहा था कि कोर के प्राइस आ रहे थे, तो उसने कोर के प्राइस देखे, उसने 80 V-कोर, उसने 80 कोर करके दे दिया। फिर वो जब अप्रूव पे गया, हार्डवेयर की अच्छी खासी कॉस्ट आई, उन्होंने इतनी कॉस्ट की मशीन, सॉफ्टवेयर नहीं है ये, कहाँ से इतना हैवी हार्डवेयर मंगा रहे हो, क्या चलाना है। फिर जाके देखा वो हार्डवेयर 80 कोर लिखा हुआ था, जबकि 80 V-कोर था, इसका मतलब 40 कोर का ऑर्डर देना। अब वो थोड़ा डिफरेंस ये तो जब भी आते हैं, जब खरीदने जाते हैं, हमें उसका नहीं पता होता। तो इस छोटी सी चीज़ें का यूनिट से बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, यूनिट जो होना हमेशा वही लिखना, अपने हाथ से दिमाग में चलाना। चलिए ठीक है, ये कमांड हमें मिल गई, हम वापस जाते हैं। ये कमांड ये थी NVIDIA SMI -SMI GPU चेक करने की। नेटवर्किंग की, अगर आप नेटवर्क इंटरफेस चेक करना चाह रहे हैं, IPA की कमांड होती है लिनक्स में। मैं ये चला देता हूँ, IP स्पेस है, और इसको मैंने रन कर दिया, ये नेटवर्क इंटरफेस बता देगी। ये देखा इसने बता दिया, लूप बैक इंटरफेस बता दिया है, और ETH0 का इंटरफेस बता दिया है। लूप बैक हमारा लोकल इंटरफेस है, लोकल स्टोरेज है, और इसके सॉरी लोकल नेटवर्क है। और ETH0 के पास ब्रॉडकास्ट आ रहा है 172.2.8.255.255, इसकी IP आ रही है 172.2.80.12, इसका साइडर आ रहा है 16, इसका मैक एड्रेस आ रहा है, और इसके MTU आ रहे हैं। सारी चीज़ें इन डिटेल आपकी यहाँ पर शो हो रही हैं, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड लोअर अप। हम इस मशीन से एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कर सकते बगैर टनलिंग के, हम इस मशीन से कनेक्ट नहीं कर सकते भी। नहीं, लेकिन लिनक्स की कमांड चलाने का ये तरीका है ना, उन्होंने हाइफन नहीं, मैं कह रहा हूँ टर्मिनल से नहीं कर सकते। ऐसी कोई IP नहीं दिख रही मुझको जिससे हम कनेक्ट कर सकें। इसकी IP से हम कोई ना कोई फायदा उठा सकते हैं ना यहाँ पर। टनलिंग के बगैर सपोज करें मुझे कल करना हो, लेकिन वो तो लोकल उससे भी हो जाता, कल करना हो तो लोकल उससे भी हो जाता, IP से भी हो जाता। दोनों ऑप्शन मौजूद है। 172 कौन सी IP, प्राइवेट है पब्लिक है, कौन बताया? प्राइवेट है ये पब्लिक है? नो आइडिया। ये प्राइवेट IP है। चलें चलें वापस आते हैं। हाँ नहीं, वो प्राइवेट ही शो करता है, पब्लिक तो हम बात का अलग से मैच कर बाउंड करवा दें। पब्लिक IP ऐसे थोड़ी होती है अवेलेबल, वो तो ISPs के पास स्पेसिफिक कोटा होता है पब्लिक का, फिर वो अपने हिसाब से देखता है किसको मुझे देनी है। उनकी रेंज भी होती है 192 वही हो गई। हाँ
इससे पहचान लेते हैं कि नॉर्मली लोग अपना सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बनाते हैं ना, तो वो या तो 10 से शुरू करते हैं, 172 से शुरू करते हैं कॉमनली, लेकिन है ये प्राइवेट, ये नहीं भी होती 172, फिर भी ये प्राइवेट है। इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क को ना वर्चुअलाइज करते हैं थ्रू द कोड, मतलब पूरी दुनिया में जितना भी नेटवर्क है उसको ये प्राइवेट करते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क से, तो उस तरीके से इनका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन जाता है। अभी ये वाली डिस्कशन तो हमारी हो गई कॉलेज से रिलेटेड, ये वाली थ्योरी भी हमने देख ली है, एनवीडिया एसएमआई और सारी। अब कोई डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, सैंपल डेटा में जाते हैं, और सर कासिम से हम यहाँ पूछते हैं, सर सैंपल डेटा के ऊपर हम कोई प्रोसेस करवा सकते हैं यहाँ पर? अच्छा दोस्तों, डोमेन स्पेसिफिक काम करवाते हैं, लाइक एज अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स हम जब कर रहे होते हैं तो एक फील्ड का नाम है EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। डेटा को देख के एनालाइज करना, उसके अंदर बेतहाशा चीज़ें होती हैं कि हम डेटा को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखते हैं और उससे जो रेलिवेंट ग्राफ्स होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन और बेतहाशा इंफॉर्मेशन से देखते ही हमें पता चल जाए, वो हमें बनाना होता है। तो हम ये काम करते हैं, कोई भी एक डेटा सेट लेके और उसकी EDA प्रोसेस करवा देते हैं। तो लेट्स सी ये क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल डेटा है जो बाय डिफॉल्ट मिला है, हमने अपलोड नहीं करा। आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी कोई CSV फाइल बनाकर कोई भी उल्टा सीधा उसमें डेटा लिखकर अपलोड करवा सकते हो। तो ये मेरे पास अच्छी बात है कि पहले से सैंपल डेटा, और आपके पास भी होगा, जितने भी लोग ओपन करेंगे सबके पास होगा। इसमें एक कैलिफोर्निया हाउसिंग का डेटा है और एक एमनेस का डेटा है। एमनेस का तो हम देख चुके हैं ना, 0 से 9 तक जो हैंड राइटिंग में। कैलिफोर्निया हाउसिंग का देखते हैं। इस डेटा का मुझे पहले पाथ कॉपी करना है। मैंने यहाँ 3 डॉट्स पे मैं कहाँ पाया हूँ, पहले सैंपल डेटा में आया जो बाय डिफॉल्ट मौजूद था। जब हम जुपिटर नोटबुक पे आते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें फोल्डर का ऑप्शन है, हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर हमें ये बाय डिफॉल्ट सैंपल डेटा दिखाता है। फर्स्ट टाइम सैंपल डेटा में जाते हैं तो यहाँ पर CSV फाइल्स है, और CSV फाइल्स में से हम सपोज करें ये वाली CSV फाइल है, 3 डॉट्स पे क्लिक करा और कॉपी पाथ मैंने यहाँ से कर लिया। जैसे मैंने इसका कॉपी पाथ करा है तो अब इस लोकेशन को मैं कहीं इस्तेमाल करता हूँ और एक प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे आया जनरेट, मैंने यहाँ पे कॉपी पाथ करा, मैंने कहा ये CSV फाइल है, इसमें मैंने कहा परफॉर्म EDA। फिर मैंने कहा परफॉर्म EDA, सिर्फ मैंने सिंपल लिखा परफॉर्म EDA और उसको पाथ दे दिया CSV फाइल में, एंटर करता हूँ। देखते हैं क्या कोडिंग लिखता है। अब अगर यहाँ देखें इसमें पांडास यूज करिए, मैटप्लॉटलिब यूज करिए उसके ग्राफ दिखाने के लिए, सीबॉन्ड यूज करिए, मेरी इस फाइल को रीड करा है, DF info, DF describe, DF यहाँ से बना है, फाइल का नाम रहता है, DF लिख दिया, सही है, क्योंकि हमने इस पर EDA परफॉर्म कराया था। डेटा सेट यहाँ पर हमारे पास आ गया DF में, फिर उसने स्नेल करा है, फिक्स साइज करा है, शो करा है, पैर फ्लोट करा है, सारा जो ये कर सकता था कर दिया, और इसको हमने प्रिंट कर दिया। जैसे मैंने प्रिंट करा, देखें इसका आउटपुट देखें आप, थोड़ी देर में थोड़ा लोड हो जाए, हो रहा है लोडिंग में। अब इसका आउटपुट गौर से देखने, मैंने लिखा क्या था, मैंने लिखा था एक डेटा सेट का, मैंने खाली ये समझ लें लिंक कॉपी पेस्ट करा जो उसके बाद पहले से मौजूद होता है, इसके फर्स्ट टाइम पे हर किसी को देता है ये, वो मैंने लिंक कॉपी करके CSV फाइल बताया, मैंने इस पर कहा इस पर EDA परफॉर्म करो, और जब इसने ये कोड खुद ही लिखा है सारा, तो कोड लिखने के बाद आंसर रिस्पॉन्स देखें इसने क्या क्या बताया। इसने मुझे कॉलम में डेटा बताया कि लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, हाउसिंग, मीडियन एज, टोटल रूम कितने, टोटल बेडरूम कितने, पॉपुलेशन, हाउस होल्ड, मीडियन इनकम, ये सब मुझे एक्सेल शीट के फॉर्मेट में या रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में दी थी। साथ साथ इसने ग्राफ भी बना दिया, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, हाउसिंग, मीडियन, ये पूरा देखें इसने ग्राफ बना के दे दिया। इसके साथ साथ इसने ग्राफ भी अलग शेप में EDA कैसे करना है इसने इस तरह भी बता दिया, पूरा कलर्स भी दे दिए इसको। और नीचे आते हैं, इसने यहाँ पर डेटा प्लॉटिंग भी किस तरीके से करी है,
इस स्टाइल में ग्राफ दे दिया, और नीचे आते हैं, खत्म हो गया मेरा, बस करो। ये पर्टिकुलर अपनी को शेयर कर देगा जरा। हाँ ये मैं कर दूंगा शेयर। वो जो आपने नोटबुक ना, नोटबुक नहीं वो जो उसको बोलते हैं फॉर्म ना, Prompt, फॉर्म में दोबारा दिखा दूंगा। मतलब इसके इतना बाद सा तो वो prompt। सवाल बहुत वैलिड है कि डेवलपर सब क्या करने वाले हैं। सही है ना? डेवलपर बताने वाले हैं ना काम क्या करना ये है। एक लाइन तो सिर्फ power वन BI डेवलपर भी लिख लेगा। यार देखिए मेरी बात, असल में इतना आसान नहीं है ना। मुझे पता है सर, लेकिन सर- बहुत ज्यादा कर लिया इतनी जल्दी। अच्छा शहजाद ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो शहजाद हमें बताएंगे क्या एक्सपीरियंस है। शहजाद ऊपर आए यार। सर ये सेम रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा आपके पास? जैसे ग्राफ आ रहा है, मेरे पास तो नहीं आ रहा है। अब सेम उस पर हाँ सेम कर सेम होगा। इनमें ये क्या है, पैसे दिए गए आपको? CSV फाइल शिफ्ट डाली है। मेरा कॉन्टेक्ट है गूगल से डायरेक्ट, बता देखते हैं अभी। जी सलाम वालेकुम। अच्छा वो जो कह रहे थे कासिम साहब, तो मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। देखिए काम जो है ना वो वर्कर करते हैं, सुपरवाइजर काम नहीं करता, मैनेजर भी काम नहीं करता। मैनेजर का काम होता है मैनेज करना। अगर मैनेजर नहीं होगा तो कोई कैसे काम करेगा। बात ये जब आपको पता ही नहीं काम करवाना है क्या है, आपने प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या लिखना है, तो ऑब्वियसली वो काम वो अपनी मर्जी से कर रहा होगा। तो लेट से मैनेजर भी सुपरवाइजर नहीं होगा तो हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा। काम करने वाले सारे स्किल्ड वर्कर सारे हैं, लेकिन उसे काम करवाना क्या है, कैसे करवाना है स्पेसिफिकली, ये तो मैनेजर का काम है, सुपरवाइजर का काम है। तो बेसिकली यहाँ भी वही चीज़ आ जाती है। तो अभी लाइक मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। वो चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि आपने लेट से मॉडल ट्रेन तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि आपने उसको एक इन्फॉर्मेशन दे दी। ये चैलेंज अमीन के साथ भी आया था कि जब इन्फॉर्मेशन आप हद से दे देते हैं ना, तो फिर उसमें आ जाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और इंक्लूसिवनेस आ जाती है कि दो चीज़ें आ गई हैं, अब ये भी सही है ये भी सही है। अब वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों में से क्या पिक करूँ, ठीक है। या दो एक्सक्लूजन आ जाती है, अब कहते हैं इसको एक्सक्लूड करूँ या इसको एक्सक्लूड करूँ। तो फिर वहाँ पे आपकी बात आ जाती है कि अब आपको उसको गाइड करना है कि यार जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो फिर आपने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात, ये काम तो वो कर रहे हैं लेकिन करवाना आपने। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप उससे जो कोड लिखवा रहे होते हैं तो वो पुरानी लाइब्रेरीज को यूज़ करके कोड लिख रहा है, ठीक है। वो एज अप टू द मार्क जिस तरह आप चाह रहे हैं वैसे नहीं लिख रहा, तो फिर आप उसको कहते हैं कि इस लाइन ऑफ कोड को चेंज कर दो, ये यूज़ कर लो। या फिर लेट से आप उसको रेफरेंस दे देते हैं कि यार इस साइट इस यूआरएल पे जाके देखो, ये जो एग्जांपल है इसको देख के कोड जो है ना इस तरह कोड करो। तो ये काम सर आपने करवाना है। वो उसने तो आपने कहा है काम कर दो, अपनी मर्जी से करके दे देगा। आपसे 10 दफ़ा बोलेंगे 10 दफ़ा अलग तरीके से कर देगा। अब आपने किस तरीके से करवाना है ये अब आपने बताना है। ये कहते हैं। थैंक यू। ये तो बताएं। नहीं, ये काम आपने करवाया, एडीए परफॉर्म तो करा होगा ना आपने जी। ये कितनी देर का काम होता है? ऑब्वियसली बहुत लंबा काम है, बहुत लंबी काम है, ठीक है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, ठीक है। और मतलब इसमें आने के बाद ये ना कि आप समझेंगे आपकी काफ़ी सारी जान खलासी हो गई है, बहुत आपकी जान वो हो गया है, टाइम आपको बहुत कम लग रहा है। लेकिन पहले जब आप ये खुद कर रहे होते थे तो आप सोच नहीं सकते कि मतलब मसला ये होता है कि इसमें देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है जो रिजल्ट आ रहा है ना, अब आपको लग रहा है सही है, अब आप उसको अब आप कैसे वेरीफाई करेंगे ये सही है गलत है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपको लग रहा है सही है, अब उसको भी दोबारा फिर रीचेक करने। अब मसला है कि आप इतनी देर से काम कर रहे होते हैं कि आपको अपना बच्चा सही लग रहा होता है, ठीक है मैंने उसको सही जो है ना इसकी तरबियत सही की है, लेकिन बाद में पता चल रहा होता है कि इसमें काफ़ी सारे बिगड़ा हुए हैं। तो बहुत बात ये है कि फिर आपको किसी और से चेक भी करवाना पड़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप जो काम कर रहा होता है वो इसको टेस्ट नहीं कर रहा होता। अब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो वो जो है वो जो डेवलपर है वो कह रहा है सर मैंने काम कर लिया और टेस्ट भी कर लिया। मैंने कहा यार आप कौन है टेस्ट करने वाले, तो वो तो एंड यूज़र होता है जो टेस्ट करके बता रहा होता है कि आपने काम सही किया या नहीं किया। तो पहले ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप काम कर करके इतना इंटू इट हो जाते हो कि आप जो है ना बार बार ब्रिज बना के ओवरराइड कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को, तो फिर उसको आपको चेक करना पड़ता है या करवाना पड़ता है। तो इसकी वजह से आपकी जो है ना काफ़ी सारी जो है वो ज़िंदगी आसान होती है। अच्छा, हमें कितना पढ़ना पड़ता है कि हम इस लेवल की क्या आउटपुट ला सकते हैं? तो पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है हमें? पढ़ाई तो स्काई द लिमिट वाली बात है। पढ़ाई तो सीपीए वाला आउटपुट लाने के लिए मतलब इतना कर सके, इतना हमें क्या क्या पढ़ना होगा या कितना टाइम लगाना होगा पढ़ने के लिए, तो हम एटलीस्ट इतना काम कर सकें। देखिए इसके लिए तो मतलब अगर आप देखें तो जो लास्टली हम जो कोर्स ऑफर कर रहे थे एआई का, तो उसके अंदर आप समझिए पूरा एक सेमेस्टर था जिसके अंदर सिर्फ ग्राफ बनाना बताए जा रहे थे।
जिसके अंदर जो है आप नंपाई को यूज़ करके और पांडास को यूज़ करके हम रोज एंड कॉलम पे डेटा लेके आ रहे थे। पहले रीड कर रहे थे, फिर उसको लेके आ रहे थे और उसको इस पर कर रहे थे। पूरा एक समझे 3-4 महीने पे लग रहे थे सिर्फ इतना करने में, ठीक है। और उसमें भी आप मतलब आप समझे वो भी एक इंटरमीडिएट लेवल था, कोई एडवांस लेवल नहीं था, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ मतलब एक ग्राफ बनाने में समझने में आपको ठीक-ठाक टाइम लग रहा है। और फिर उसके बाद पीछे बैकएंड में जो आपको नॉलेज चाहिए, आपको मैथमेटिक्स अच्छी चाहिए, आपको उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस अच्छा चाहिए, और फिर आपको स्टैट्स अच्छा चाहिए। तो ये सारी आपको चीज़ें होंगी तब जब आप, अदरवाइज आपको ग्राफ ही समझ नहीं आएगा। अब आपको पता ही नहीं डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या, आपकी चीज़ें पता ही नहीं। इतनी सारी चीज़ें पता होंगी तब जाके आपको एक ग्राफ की लॉजिक समझ आएगी। हमें तो ये भी नहीं पता ईडीए क्या है। फ्रॉम Thank you so much. तो भाई देख लो कहानी खराब हो गई है। ईडीए का मतलब क्या है वो तो बता दो। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो इससे डेटा को एक्सप्लोर करते हैं हम ग्राफ्स की मदद से, क्योंकि इंसान का सबसे मजबूत जो सेंस है वो देखने वाला है। इससे काम कराने के लिए भी हमें फिर खुद को अपडेट करना ही पड़ेगा। हमने शुरू में ही कहा कि आपका असिस्टेंट, आप अगर वो काम जानते हो तो ये आपके लिए वो काम कर रहा है। पेयर प्रोग्रामिंग है ना, तो आप वो जानते हो, वो काम आपके लिए जो आप लाइक 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में कर देते हो, आप अपने असिस्टेंट को कह रहे हो, वो असिस्टेंट आपके लिए काम कर रहा है। सही है, तो हमने यहाँ पे कराया है एक्सप्लोर। अच्छा चलिए एक और टास्क देते हैं। मैं डोमेन स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करता हूँ और मुझे डेटा सेट चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि अब देखें KYC का डेटा सेट हमें चाहिए। K का मतलब है नो, Y का मतलब योर और C का मतलब कस्टमर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि KYC का पाकिस्तानी डेटा सेट जनरेट करवाएं, कम से कम उसके अंदर 5 कॉलम्स होना चाहिए। अच्छा, डोमेन स्पेसिफिक मैंने इस्तेमाल किया, फिर पाकिस्तानी नेम्स वगैरह भी। केवाईसी भी कर दिया। वो मैंने याद नहीं है, जब बैंक्स में आप अकाउंट खुलवाते हैं फर्स्ट टाइम पे तो आपकी केवाईसी करता है, ये देखने के लिए आप ऑथेंटिक कस्टमर है या कोई एनोनिमस आके अकाउंट खुलवा रहा है। तो सपोज करें पाकिस्तानी बैंक के लिए हम केवाईसी कर रहे हैं, ऑन बोर्ड होने जब यूजर जा रहा है तो वो केवाईसी करेंगे। अच्छा, इसको हमें फॉर्म में लिखना है। इसमें केवाईसी के लिए जो चीज़ें करनी थी स्टेप कर लिए, इसको चला के देखते हैं। चेक सक्सेसफुल, वेरिएबल्स के थ्रू करवा दें ताकि वो पूछे भी ना। 5 केवाईसी जनरेट KYC सैंपल डेटा। और नंबर ऑफ सैंपल शुड बी 20। ठीक है, ठीक है। सिंपल। फ्रंट टाइम इसमें कुछ डेटा जनरेट करना है, डेट ऑफ बर्थ जनरेट करनी है, उसको रन कर देते हैं। ये सैंपल डेटा हमारे पास आ गया। नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड ID कार्ड नंबर। वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम्स, वो भी आप ऐड कर दें कि 10 कॉलम्स लेगा। 10 करो, थोड़ा ज़्यादा डेटा चाहिए। 20 रोज एंड 10 कॉलम्स। वरना डेटा एनालिटिक्स करवाने के लिए पहले डेटा ही ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होता था। अब ये कि डेटा जनरेट करवा दिया, फिर खेलते जाएंगे इसके साथ। आ गया डेटा में क्या क्या कॉलम्स हैं? कॉलम वहाँ पर नेम। अच्छा, प्रिंट का फंक्शन हटा के ना डायरेक्टली डेटा फ्रेम का नाम लिख दिया, लास्ट में लिखा हुआ ये होगा, निकालो मैं ताकि वरना डिस्प्ले का फंक्शन काम। डिस्प्ले का है। अच्छा, अब थोड़ा बेटर आपको वो दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, कंट्री, फोन, ईमेल, ऑक्यूपेशन, रिस्क स्कोर। अच्छा, नेम जो है उसको एक्यूरेट कर दें कि सैंपल नेम शुड बी लाइक पाकिस्तानी टाइप, और फिर डेटा में पाकिस्तानी पीपल्स में जो भी कहना चाहिए। पाकिस्तानी
वेल नहीं करेंगे बट अंदर ऐसे आप तो क्या नाम इंजीनियर डॉक्टर तुम्हारा हमें पता है कि पाकिस्तानी नेम का अली बहुत होता है वीजा के बाद अगर दोबारा उसने प्रिंट कर दिया उसको डिस्प्ले या डायरेक्टली ज़ारा सना देखने इसमें कॉमन नेम क्या यूज़ करें अली का अच्छा अभी डेटा सेट 1000 भी हो सकते हैं वरना जनरेट करना क्या आसान था आप डेटा ही कलेक्ट करने में लगे रहे तो सबसे ज़्यादा अली नेम यूज़ होता है ये वही भूल गया मोहम्मद भी नहीं लगाया इसमें 1000 करें या सैंपल डेटा सेट ज़ारा ज़ारा मुझे दो ना ज़ारा 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 पसंद आप जिसको जो पसंद है सही है ज़ारा हमने और ज़ारा खान है तीन है एक नीचे भी है या तो 1000 मेरे है। नाम दिख रहे हैं भाई ज़ारा से को ज़ारा मारिया भी है सही है फिर ये इतनी सारी ज़ारा है ज़ारा खान दोनों हैं कितना करें सर 1000 कर दें जनरेट सैंपल डेटा नंबर ऑफ पोस्ट इसको बोले डुप्लीकेटिव डेटा 1000 रिकॉर्ड्स नहीं खुद वो देखता होता है सर है एनआईसी कोई ना कोई डेटा उसका यूनिक होगा सही आगे में डिस्प्ले का वो डाल दिया अच्छा अब इसी के ऊपर ईडीए परफॉर्म करवा दें नीचे अब ईडीएम में नीचे परफॉर्म करा रहा था ना नीचे टैबलेट में बल्कि इवन देखो इसके आगे भी ना वो टैब दे रहे हैं तो इनसे भी आप जिमिनाई या जो टैब्स हैं देखिए क्या है नेक्स्ट इंटरेक्टिव शीट व्यू रिकमेंड प्लॉट्स अच्छा रिकमेंड प्लॉट्स हम इसको बता सकते हैं अभी ध्यान दें या जिमिनाई प्रॉम्प्ट्स हम बता सकते हैं भाई ईडीए करवा दें अच्छा इसे बीच में से डेटा अच्छा खासा वो इसके वो नहीं शो कराने के लिए करा है वो डेटा तो डॉटेड लगा देना शुरू के 5 और आखिर के 5 डाउनलोड कर सकते हैं हम यहाँ से ना अच्छा मगर यहाँ शो नहीं होगा देखिए यहाँ पे एक्सेल शीट भी दी हुई है जो उसका बेनिफिट है डायरेक्टली एक्सेल शीट पे जाके देख सकते हैं दोनों ऑप्शन नहीं दिए हैं चलिए ईडीए कर दिया मैंने अब जरा सोचें ये स्किल्स हासिल करने के लिए पहले आपको 1.5 साल लगाना पड़ेगा पाइथन नमपाई पांडास मैटप्लोटलिब सीबॉर्न प्लॉटली ठीक है और ऐसे बेतहाशा नाम है आपके पैकेजेस के अच्छा फिर उसके ऊपर सीखना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना फिर कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है वो आपकी स्किल सेट डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ ली तो 1.5 साल आप पे लगाना पड़ता फिर आप इस काबिल होते हैं कि इस तरह का काम कर पाते और आज आप पहले ही दिन सिर्फ पाइथन जानते हैं और इसको काम दे रहे हैं और वो हो भी रहा है तो मैंने जिस क्लाइंट को काम चाहिए होता उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ये कोड आपने अपने भाई से लिखवाया है या किसी बेस्ट डेवलपर से लिखवाया है तो कोड चलना चाहिए और हम दुनिया के बेस्ट जनरेटिव एआई यानी जो आपका मॉडल है वैसे तो ChatGPT-4 है लेकिन जिमिनाई जो है इसके साथ इंटीग्रेटेड है तो सेकंड बेस्ट कह लेते हैं तो सेकंड बेस्ट एल्गोरिथम्स हम लिखवाते हैं ठीक है इसका ईडीए देखते हैं पहले उसने ये दे दिया है और ग्राफ देखने हमारे तो ग्राफ देख के खुश होते हैं ना बुक भी हम पलटते रहते हैं जहाँ पे पिक्चर आती है वाले पेश कर जाते हैं अभी सिंगल पर्सन जो है वो एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है हाँ CNIC अभी देखिए हमसे CNIC पे भी बना दिया है अब वही बोले तो अब इसको कौन समझाए CNIC क्या है अभी इसको बताना पड़ेगा कि CNIC पे ग्राफ कि आइडेंटिफायर है उसके ऊपर नहीं बनता फोन नंबर नंबर क्या शो कर रही है वही कह रहे हैं ना उसने तो सब पे बना दिया है ये देखें अब इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए अब आप इसको इस iteration प्रॉम्प्ट को अच्छा और आप prompt बेटर करें और अच्छा प्रॉम्प्ट अब और अच्छा कोड नहीं लिखना अब और अच्छा प्रॉम्प्ट prompt लिखना लिखना है है लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कोडिंग पता होना चाहिए इनकेस कुछ छोटा सा मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको पता हो कि क्या चल रहा है पढ़ना तो जरूरी है सर मेन जो करवाना है ना वो आपको सही से डिटेल बताना इसका मतलब क्या हुआ प्रोग्रामर रिप्लेस नहीं हुआ प्रोग्रामिंग रिप्लेस हुई प्रोग्रामिंग करने का तरीका चेंज हो गया पहले प्रोग्रामिंग कोड से अब प्रॉम्प्ट से और डोमेन नॉलेज रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम करते हैं डोमेन नॉलेज आपके पास सबसे पहले होना चाहिए जो भी फील्ड में बैंकिंग सेक्टर में काम करना है तो KYC आपको डोमेन की नॉलेज थी जब आपने लिखा था सेकंड चीज़ आप डेटा साइंस का काम करवा रहे हैं तो आपके पास डेटा साइंस की डोमेन नॉलेज होना चाहिए कि EDA करवा अच्छा EDA के अंदर उसने तमाम के तमाम वेरिएबल्स के ऊपर कर दिया तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन हम लगाएंगे कि जो भी आइडेंटिफायर है आइडेंटिफायर लाइक CNIC
और इस तरह की कोई भी वैल्यू उसके ऊपर आपने ईडीए परफॉर्म नहीं करनी। सबसे पहले आप देखो कि वो कॉलम कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई ऐसी चीज़ शो करता है जिससे कोई मीनिंगफुल इंसाइट निकल सकती है, तो वो सारी की सारी नॉलेज एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको पता है, तो आप इससे काम करवाएंगे। तो ये तो आप समझें कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पास सारी नॉलेज है। आप उसको जब भी बोलेंगे कि यार कोई काम कर दो, तो वो सुबह उठ के आपके जितने काम होते हैं ना सारे के सारे काम करना शुरू कर देगा। वो आपके लिए नाश्ता भी ला रहा होगा, आप अपना काम करो तो सारे काम करना स्टार्ट। तो उस बेचारे को रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि मैं जब भी तुम्हें काम करने का बोलूँ तो भाई टाइम देखो, उस टाइम के हिसाब से काम करना है। या वो मैं काम तुम्हें बता रहा हूँ कि सिर्फ चाय बनाना तो चाय बनाना, आपने पूरा पूरा नाश्ता लंच डिनर सब कुछ नहीं बनाना। तो यहाँ पे वही काम होगा। ईडीए करो तो उसने क्या किया, ईडीए में जितना कुछ इस्तेमाल होता है सब कुछ कर